एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के एमसीक्यू को करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यू को पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बोलता है क्या है कि कम से 2 केजी और 3 केजी द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं ए और बी को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। धरातल को स्पर्श करने में ए को 5 सेकेंड और बी को 3 सेकेंड लगते हैं। उनकी उस गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है जिससे वे धरातल से टकराएंगे। अलग अलग ऊंचाई से गिराया जा रहा है। मान ये हमारा धरातल है, जमीन है, ए को यहां से गिराया जा रहा है, तो ए को यहां पहुंचने में हमको कितना लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है। और इसके द्रव्यमान की बात करें तो ये हमारा द्रव्यमान है 2 किलो का। इसको इस ऊंचाई से गिराया जाता है बी को, और बी को यहां तक पहुंचने में लगते हैं 3 सेकंड। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इसका जो द्रव्यमान है वो आपका है 3 केजी। अगर ये ऊंचाई से गिराया जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा है, तो इसका प्रारंभिक वेग जैसे ए का प्रारंभिक वेग मानते हैं यू ए, ये हमारा होगा 0, और बी का प्रारंभिक मान लेते हैं यू बी, ये हमारा होगा 0। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम बात करें यहाँ पे पहुंचने के समय ए का वेग जो होगा वो va होगा और बी का वेग जो होगा वो vb होगा, यानी कि अंतिम वेग। तो va और vb हम निकालना चाहे तो अगर va निकालना चाहे तो va निकाल सकते हैं कितना, ये हमारे पास होगा ua प्लस का gt। कितना होगा, ua प्लस का gt। ua हमारे पास है 0 और g को छोड़ देते हैं और t हमारे पास है 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5g। अगर हम vb निकालना चाहे तो इसी फॉर्मूला से ub प्लस का gt। ub जो है हमारे पास यानी कि प्रारंभिक वेग जो b का है वो 0 है, g को छोड़ देते हैं और t जो है 3 सेकेंड है, तो ये हमारे पास हो गया 3g। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5g आंसर, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 3g आंसर। यानी a का अंतिम वेग 5g और b का अंतिम वेग जो होगा वो हमारे पास होगा 3g। अब हमसे पूछा है क्या, काइनेटिक एनर्जी का गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है हमसे, तो मैं गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है ए का पूछा गया है और अनुपात पूछा गया किसका, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बी का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, इसका भी क्या होता है, 1/2 mv²। तो अगर हम बात करें ऊपर वाला ए का है, नीचे का बी का है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये ए का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, 2 है, और ए का वेग कितना है तो 5g है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5g का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास बी का जो m है वो है आपका 3 केजी, तो ये हो गया 3 और गुने बी का जो हम अंतिम वेग निकाले वो निकाले हैं 3g का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 2, 5 का स्क्वायर हो गया 25g², अब बटा में 3 गुने 9g², g² से g² खत्म हो गया, तो 25 दूनी 50 और 9 तिया 27, यानी कि 50/27 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट है, हंस क्रिश्चियन ओंटेड ने किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की थी। बोलता है कि अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बगल में चुंबक रखा गया है, ठीक है, वो विक्षेपित होने लगता है। इसकी खोज जो था वो हंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने किया था। तो ये कब किया था, ये किया था आपका 1820 में। कब किया था आपका, ये 1820 में। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी पूछा गया स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कैसी होगी। किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पे उसके जो उच्चतम बिंदु है यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान जो होगा आपका स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों शून्य होगी, ये गलत है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा यहाँ पे शून्य होगी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों अधिकतम, ये गलत है। तो आपका ए जो है आपका वो ऑप्शन सही है, स्थितिज ऊर्जा जो होगा आपका वो अधिकतम होगा। शुरुआती बिंदु पर बात करें हम, जो फेंकते समय, ठीक है, जब यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा अधिक होगा और स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो 0 होगा। लेकिन जब ये उच्चतम बिंदु पे चला जाता है तो उल्टा होता है, स्थितिज ऊर्जा आपका अधिक हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो है आपका वो शून्य हो जाएगा।
एक चिकनी क्षैतिज मेज पर वह दूरी तय करने वाली एम द्रव्यमान की पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का बल हमारा नीचे लगेगा और दूरी हमारा कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण का बल जी हो गया और दूरी हमारा एम जो है वो इधर लग रहा है। तो अगर हम बल की बात करें, ठीक है, अगर हम बल की बात करें तो बल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस छोड़ दीजिए, कॉस थीटा जो क्या होता है कि जो बल लग रहा है और जो विस्थापन हो रहा है उसके बीच का कोण, तो बल हमारा नीचे लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है तो इसके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 का मान 0, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा एफ एस गुना 0 यानी कि 0। तो कितना बल लगेगा, ये हमारा 0 लगेगा बल। इसी से मिलता जुलता पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कुली अपने सर पे सामान लेकर के चल रहा है तो उसके द्वारा कितना बल लगेगा, तो वो भी आपका 0 लगेगा। याद रखिएगा, जो बल है आपका और जो विस्थापन है उसमें अगर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमारा टोटल बल जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। लौह मिश्र धातु की समान गोल आकार की दो ठोस गेंदें एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। दो गोल जो है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। यदि गेंद की सामग्री का घनत्व दिया हुआ है और त्रिज्या दिया तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल क्या होगा। त्रिज्या दिया हुआ है कितना कितना, 1 और 1। ठीक है, दिया हुआ हमसे पूछा है गुरुत्वीय आकर्षण बल जो होगा वो कितना होगा। तो गुरुत्वीय आकर्षण बल का फॉर्मूला जो हमारा होता है F बराबर होता है G m1 m2 बटा में r स्क्वायर, ये होता है। यानी इसका द्रव्यमान m1 मान ले, इसका द्रव्यमान m2 मान ले, तो m1 m2 बटा में r स्क्वायर। और m1 m2 जो है हमारा वो दोनों बराबर है क्योंकि एक समान है। तो हम पहले द्रव्यमान निकाले तो वो कितना होगा। तो हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का फॉर्मूला हमारे पास होता है घनत्व गुना में आयतन। क्या होता है हमारे पास, घनत्व गुना में आयतन। तो हम घनत्व की बात करें तो हमारा घनत्व दिया हुआ है 3/2 पाई गुने 10 की पावर 5। और आयतन की अगर बात करें, हम आयतन दिया हुआ है हमारे पास, तो आयतन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आयतन हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए पहले आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये हमारा जो वस्तु है कैसा है, गोलाकार है। तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, एक का होल स्क्वायर यानी 4 पाई बटा में 3। कितना होता है, 4 पाई बटा में 3 हमारा इसका आयतन आ जाएगा। तो आयतन हम यहाँ पे रखते हैं, ये हमारे पास आ गया 4 पाई बटा में 3। पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से ये 2 खत्म हो गया और 3 से 3 खत्म हो गया। यानी कि हमारे पास बचा कितना, 2 गुने 10 के पावर 5 kg जो है हमारा वो इसका द्रव्यमान आ गया। तो यहाँ अगर हम F की फॉर्मूला में रखते हैं तो F के फॉर्मूला में रखेंगे हम, तो जी हमारे पास दिया हुआ है 6.67 गुने 10 की पावर -11 और m1 m2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो 2 गुने 10 की पावर 5 गुने 2 गुने 10 की पावर 5 बटा में r स्क्वायर। r मतलब क्या होता है, दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर यानी कि हमारे पास आ गया 4। क्लियर है, 4 से हमारा ये 4 खत्म हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा ये खत्म, यानी कि 6.67 गुने 10 की पावर -1। तो ये हमारा आंसर आएगा 0.667 न्यूटन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, हेनरी मोसले ने किस वर्ष तत्वों की तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया और इन मापों को उनके परमाणु क्रमांक के साथ सहसंबंधित किया। किस वर्ष किया था ये, 1913 में हेनरी मोसले ने। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी हेनरी मोसले ने वर्ष 1913 में एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनकी आवृत्ति के बीच एक सटीक गणितीय संबंध की खोज की थी। मोसले का नियम क्या बोल रहा है, खोज करने के बाद उन्होंने पाया कि तत्वों में उत्सर्जित होने वाली एक्सरे की आवृत्ति जो है उसका वर्गमूल उसके परमाणु क्रमांक के सीधे समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो एक्सरे की आवृत्ति है उसका हम वर्गमूल निकालें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, परमाणु क्रमांक के।
ये हमारा नियम जो था वो दिया था मोसले ने। नेक्स्ट है जॉर्ज साइमन ओम 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध थे, यह किसका वर्णन करता है? तो ओम जो थे वो कौन सा सूत्र दिए थे? वो दिए थे आपका V बराबर आई आर। कौन सा सूत्र दिए थे? V बराबर आई आर। तो देखते हैं हम कि क्या है, धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम आई निकाल ले तो आई और आर को इधर भेज दे हम, तो आई बराबर क्या आ जाएगा हमारा? V बाई आर आ जाएगा। तो यही तो हमारा ओम का नियम है कि आई जो है वो V के समानुपाती और आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक संवेग के साथ 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि यह 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो उसके द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। हमसे द्रव्यमान पूछा गया। अगर उसका प्रारंभिक वेग शून्य है, प्रारंभिक संवेग शून्य है, तो हमारा u जो होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? mv। तो m तो बदलेगा नहीं, क्योंकि हमसे m पूछा गया तो m 0 कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, और संवेग 0 है, इसका मतलब कि हमारा वेग जो होगा वो 0 होगा, यानी u जो है हमारा वो 0 है। ऊंचाई जो हमारा है वो 20 मीटर है ना। अंतिम संवेग की बात करें हम, यानी अंतिम संवेग हमारा दिया हुआ है 40। ठीक, और g का मान दिया है पास 10। अगर अंतिम संवेग हमारा 40 है तो अंतिम संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? m v बराबर 40। ना तो m पता है ना ही v पता है, तो नहीं निकाल पाएंगे। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। u दिया हुआ है हमारे पास, g दिया हुआ है 10, तो हम इससे यूज करके हम v निकाल सकते हैं। v का हम फॉर्मूला लगाएंगे न्यूटन के तीसरे नियम से, तो v स्क्वायर बराबर हमारा होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, v तो निकालना है, u का मान है हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 10 गुने 20, यानी 20 दूनी 40 हो गया 400। तो v हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया। अब इस v को हम यहाँ पे रखते हैं, तो m गुना 20 बराबर 40। यहाँ से हम m निकाल लेंगे, तो 40 बटा में 20, और ये 2 बार में कट जाएगा, तो m का मान हमारे पास आ गया 2 किलो। कितना आ गया हमारे पास? 2 किलो। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रीक अक्षर में न्यू जो है किसको दर्शाता है? तो ग्रीक अक्षर में न्यू जो होता है वो दर्शाता है तरंग की आवृत्ति को। ऑप्शन नंबर ए। न्यू किसको दर्शाता है? तरंग की आवृत्ति को। ठीक है, अगर किसी पदार्थ का घनत्व को दर्शाना है तो हम इसको दर्शाते हैं रो से। कैसे दर्शाते हैं? रो से। कणों के वेग को हम क्या दर्शाते हैं? भी से। लेकिन भी जो हमारा होता है वो इटैलिक भी होता है। ठीक है, कणों के वेग को। घर्षण गुणांक की अगर बात करें तो घर्षण गुणांक को हम डिनोट करते हैं म्यू से। किससे? म्यू से। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है डबनियम एक कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियोधर्मी ट्रांस यूरेनियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 105 है। आवर्त सारणी के किस समूह में उपस्थित होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया क्या? डबनियम के लिए। डबनियम जो होता है वो आपका समूह 5 का सदस्य है। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये जो है आपके, ये समूह 1 है, ये समूह 2 है। इस तरह से हमारे पास टोटल 18 समूह होते हैं और 7 हमारे पास आवर्त होते हैं। अगर हम बात करें डबनियम की तो यहां देखेंगे आप, तो डबनियम जिसका परमाणु क्रमांक 105 है, ये हमारे पास है किसमें? तो 5वें समूह में। ठीक है, थोड़ा सा आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हम पहले समूह की बात करें तो पहले समूह में 2 तत्व हैं। दूसरे समूह की बात करें हम तो दूसरे में कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। दूसरे में 8 तत्व है। तीसरे में भी आपके पास 8 तत्व है। ठीक है, चौथे की बात करें हम तो चौथे में हमारे पास 18 तत्व है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। चौथे में कितने हैं हमारे पास? 18 हैं। और पांचवें हमारे पास कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 105 नंबर का जो तत्व है वो हमारे किस समूह में आएगा और किस आवर्त में आएगा। आप इसको क्या करना है? जोड़ते चले जाना है। ठीक है, अगर हम छठे आवर्त की बात करें तो छठे आवर्त में हमारे कितने तत्व होते हैं?
ठीक है। तो हमारे जो छठे आवर्त है वहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक तो यहाँ है। और ये हमारे पास 57 से 71 तक है, तो 17 वो हो गए और 57 से 71 आपका यहाँ लिखा गया है। तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। यानी छठे में हम बात करें, छठे आवर्त में हमारे 32 हैं। और उसी तरह सातवें की बात करें तो सातवें में भी हमारे कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जिसके चलते आपको समूह और आवर्त निकालने में आसानी होगी। पहले में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में भी 32 आपके तत्व हैं। ठीक है। ये जो छठे आवर्त का तत्व है 57 से 71 तक, इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड। और सातवें में जो है हमारा 89 से 103 तक, इसको बोलते हैं हम एक्टिनाइड। तो इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे कि 57 से 71 जो आता है वो आपके छठे आवर्त में और तीसरे समूह में आता है। 89 से 103 जो है आपके सातवें आवर्त में और ये भी तीसरे समूह में आता है। क्लियर है तक? नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर तेल जमने लगता है, जिससे इसमें तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थों में जले हुए स्वाद का आभास होता है, क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं क्या? धूमांक। क्या बोलते हैं इसको? धूमांक बोलते हैं। धूमांक जो होता है न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई खाद्य तेल या वसा गर्म होने के बाद लगातार धुआं छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे हम कोई भी तेल को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर देखिए वो धुआं छोड़ने लगता है। तो जिस तापमान पर वो धुआं छोड़ता है उस तापमान को हम बोलते हैं धूमांक। इस तापमान पर पहुंचने के बाद तेल का रासायनिक संगठन जो होता है वो टूटने लगता है, जिससे उसमें एक्रोलीन नामक हानिकारक रसायन बनता है। ठीक है। उसका संगठन टूटने पे, उसका बॉन्ड टूटने पे एक्रोलीन नामक हानिकारक रसायन बनता है। यही रसायन जो है भोजन में जले हुए और कड़वे स्वाद का कारण बनता है। अलग अलग तेलों का धूमांक जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे रिफाइंड सरसों तेल का धूमांक उच्च होता है, जबकि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल का जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो वो एक्रोलीन जो होता है इसके निकलने के कारण हमारा जो भोजन है वो जला हुआ टाइप का स्वाद करता है। नेक्स्ट बात करें हम किसी दिए गए विलयन में द्रव्यमान और आयतन का प्रतिशत और आयतन का प्रतिशत क्या अनुपात हमारा प्रदर्शित करता है। तो कोई बिलियन है, ठीक है। जो बिलियन है तो बिलियन में जो हमारा चीज घुला हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिलिय बोलते हैं। तो हमको निकालना है क्या? द्रव्यमान और आयतन का प्रतिशत। तो जो बिलिय है वो द्रव्यमान हो जाएगा और जो बिलियन है उसका आयतन हो जाएगा। तो अगर हम द्रव्यमान आयतन की प्रतिशत की बात करें, इसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, तो ये निकलता कैसे है? ये निकलता है आपका विलेय का द्रव्यमान और बटा में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन ये निकल जाएगा, गुना में ये हो गया हमारे पास 100। अब हमारा जो दूसरा बोल रहा है वो दूसरा बोल रहा है क्या? आयतन का प्रतिशत। इसमें पहला जो है वो विलेय का आयतन हो जाएगा और दूसरा जो है वो विलयन का आयतन हो जाएगा। तो ये हमारे पास है क्या निकालना है हमको? आयतन प्रतिशत निकालना है। आयतन प्रतिशत निकालना है। तो हम निकालेंगे क्या? विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुना में 100। अब हमको क्या करना है? उसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालेंगे हम क्या करेंगे? बटा कर देंगे। तो अनुपात में इसका बटा करेंगे तो ये भी हमारे पास बटा में आ जाएगा। तो बटा में से 100 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो विलयन का आयतन है वो विलयन का आयतन इससे हमारा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेय का आयतन। विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेय का आयतन। अच्छा, तो विलेय का द्रव्यमान बटा में आयतन जो होता है ये किसका फॉर्मूला है? घनत्व का, है ना। किसका फॉर्मूला? ये घनत्व का। और विलेय का आयतन दिया है, विलेय का द्रव्यमान दिया है, तो ये जो घनत्व है ये भी किसका हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा किसका? विलेय का। तो ये जो फॉर्मूला मिलके हमको आया वो क्या आया कि विलेय का घनत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो
करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्या, 1828 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने पात्र में संपन्न किस अम्ल और अमोनियम के संयोजन से यूरिया के निर्माण में वर्णन को एक पेपर में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है किस अम्ल और अमोनियम के संयोजन से यूरिया का निर्माण हुआ था। तो ये आपका हुआ था किसके थ्रू, तो सैनिक अम्ल के थ्रू। अगर सैनिक अम्ल के हम सूत्र की बात करें तो ये हमारा होता है HOCN। ठीक है, इस सैनिक अम्ल और अमोनियम के संयोजन से ही हमारा यूरिया तैयार हुआ था। मैरी क्यूरी ने 1898 में यूरेनियम को हटाने के बाद पिच ब्लेड के शेष रेडियोधर्मी घटकों का निष्कर्षण करके किस तत्व को अलग किया था। ठीक है, मैरी क्यूरी ने 1898 में यूरेनियम निकाला था पिच ब्लेड से, तो जो बाकी उसका अवशेष बच गया, उस अवशेष से किस और तत्व का निष्कर्षण हुआ था। तो ये आपका जो हुआ था वो हुआ था पोलोनियम का। किसका, पोलोनियम का। पोलोनियम जो है पिच ब्लेड के बिस्मथ अंश में पाया जाने वाला एक नया तत्व शुद्ध यूरेनियम की तुलना में लगभग 400 गुना अधिक रेडियोधर्मी था। ठीक है, दिसंबर 1898 में क्यूरी दंपति ने पिच ब्लेड के बेरियम अंश से एक ऐतिहासिक तत्व रेडियम की भी खोज की थी। ठीक है, तो बेरियम के बिस्मथ अंश से पोलिनोमियल मिला था और कहा गया पिच ब्लेड के बेरियम अंश से हमारा रेडियम मिला था। ठीक है, जो कि पोलिनोमियल से भी कई गुना अधिक हमारा रेडियोधर्मी था। अगर हम हीलियम की बात करें तो पृथ्वी पर पहली बार हीलियम गैस की खोज भी इसी खनिज को गर्म करने से की गई थी, यानी पिच ब्लेड को ही गर्म करने से हमारा हीलियम भी प्राप्त हुआ था, लेकिन इससे पहले इसे केवल सूर्य के वायुमंडल में ही देखा गया था। क्लियर। पाइरेनोमीटर मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए किया जाता है। तो पाइरेनोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो पाइरेनोमीटर से हम नापते हैं सौर किरणता नापते हैं हम। ठीक है, पाइरेनोमीटर ये आपका रहा। पाइरेनोमीटर का उपयोग सौर विकिरण को नापने के लिए किया जाता है। सौर विकिरण क्या होता है, तो सौर ऊर्जा प्रवाह का घनत्व होता है। अब वायुमंडलीय दाब की बात करें तो उसके लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। पवन की चाल की बात करें तो इसके लिए हम एनोमोमीटर का यूज करते हैं। और मेघ छात की बात करें तो हम बादलों की ऊंचाइयां सीलिंग नापने के लिए हम सीलोमीटर का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसे अपकेंद्रण की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है, लेकिन निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अपकेंद्रण से किसको अलग किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपको केवल कोलाइड को। इसको केवल कोलाइड को समझते हैं क्या है। कोलाइड में क्या होता है, जैसे कि दूध और स्याही के कणों का आकार 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। साधारण फिल्टर पेपर के छिद्रों से छोटा होता है ये, इसलिए इसे निस्यंदन से यानी फिल्टरेशन के माध्यम से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इसे अपकेंद्रण मशीन में तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कर नीचे बैठ जाता है और इन्हें मिश्रण में अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम कोलाइड को जो होता है वो हम अपकेंद्रण की विधि से अलग करते हैं। निस्यंदन मतलब होता है फिल्टर, जिसकी वजह से हम अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो फिल्टर पेपर से भी छोटे होते हैं। अगर हम विलयन की बात करें तो वास्तविक विलयन के कण बहुत ही छोटे, लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। इन्हें न तो फिल्टर से और न ही अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जा सकता है। केवल निलंबन के कण काफी बड़े होते, इसे निस्यंदन और अपकेंद्रण दोनों विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। हमसे पूछा जाता है कि दोनों से कौन अलग हो सकता है, तो निलंबन जो होता है वो दोनों के थ्रू अलग हो सकता है। कपड़ा उद्योग में कपड़ा के स्वेतन यानी कि रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो रंग हटाने के लिए हम कहते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, जिसका जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, कपड़ा उद्योग में सूती और लिनन के कपड़ों के विरंजन के लिए बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कागज उद्योग में लकड़ी के मज्जा को
ब्लीच करने और पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम पानी को शुद्ध करने के लिए भी करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें हम, तो इसका उपयोग जो होता है बर्फ पिघलाने और नमी को सोखने के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसे हम धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा कहते हैं, धोइंग सोडा हम कहते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में तथा पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। धोइंग सोडा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3 जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का उपयोग भोजन पकाने और एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को कम करने के लिए होता है। जैसे पेट में हमारा गैस बन जाता है तो उस गैस को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जिसे हम एंटासिड भी बोलते हैं। किस प्रकार्यात्मक समूह में कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ कार्बन से भी जुड़ा होता है? जो कार्बन जो हमारा है वो हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ जो होता है वो कार्बन से भी जुड़ा होता है। कार्बोनिल कार्बन जो हमारा वो होता है, ये किसमें होता है? ये हमारा जो होता है वो अल्डिहाइड में होता है। ठीक है, किसमें? अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड का सामान्य सूत्र जो होता है RCHO होता है। इसमें कार्बोनिल कार्बन जो है ये कार्बन जो है हमारा एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ एक कार्बन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो एल्किल समूह जो होता है ये भी हमारा, इसमें भी कार्बन होता है, तो ये दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। एल्डिहाइड श्रेणी के प्रथम सदस्य जो है फॉर्मल्डिहाइड HCHO में कार्बोनिल कार्बन, जो ये कार्बन है दोनों तरफ हाइड्रोजन से ही जुड़ा होता है, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। लेकिन इसके बाद के सभी अल्डिहाइड में यह हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से जुड़ा होता है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? एमाइड्स। एमाइड जो होता है इसमें कार्बोनिल कार्बन का एक तरफ नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे ये हमारे पास है कार्बन, एक तरफ किससे जुड़ा होता है? नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ ये कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें कार्बोनिल कार्बन एक तरफ हाइड्रोक्सिल समूह OH से जुड़ा होता है। ये जो है हमारा C जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ है? OH से जुड़ा हुआ है। जैसे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास OH और इधर से हमारा जुड़ा रहेगा कौन सा? R। इसके बाद हमारे पास है क्या? कीटोन। कीटोन जो होता है इसमें कार्बोनिल कार्बन दोनों तरफ केवल कार्बन परमाणु से ही जुड़े होते हैं। जैसे देखिए C है हमारे पास, C जो है यहाँ डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ पे R' बनेगा, यहाँ पे R' बनेगा। R' जो होगा वो एल्किल समूह का है, उस ये जो होता है इसमें भी कार्बन होते हैं दोनों में। तो ध्यान रखेंगे, कोई पूछा जा सकता है। क्षार परमाणुओं की तनु गैसों में बोस-आइंस्टीन संघनन की उपलब्धि के लिए एरिक ए कार्बेल, वोल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वाइसमैन को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? बोस-आइंस्टीन संघनन के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ये दिया गया था आपका 2001 में, ऑप्शन नंबर बी। लॉरेंशियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्या परमाणु क्रमांक कितना होगा? एक्टिनाइड का जो है वो सबसे अंतिम समूह है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 103। हमने देखा था इसमें कि एक्टिनाइड जो होता है वो आपका 89 से लेकर के 103 तक होता है और क्वेश्चन में ही बोला है कि एक्टिनाइड का क्या है? अंतिम सदस्य है। इसका मतलब कि हमारे 103 होगा। और पहला सदस्य हमारा कौन सा है? जो है 89 वाला, जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्टिनियम। ठीक है, अगर हम उसी तरह बोले लैंथेनाइड का पहला जो होता है वो 57 होता है तत्व, और इस 57 का जो नाम है वो है लैंथेनम, और अंतिम जो तत्व होता है वो होता है 71वां, और 71वां का नाम है जो ल्यूटीशियम नाम है इसका। क्लियर है? ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप। इसका उपयोग करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का।
अगर हम बात करें ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये आपका जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है पानी के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे यौगिकों का उपयोग इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में करते हैं। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकलती है, बल्कि बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा सल्फर बनता है। क्या बनता है? सल्फर बनता है। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1831 में। कब? 1831 में। ये आपका जो है वो लेंज लॉ के नाम से प्रसिद्ध है। यहां देखिए माइकल फैराडे ने वर्ष 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। उन्होंने अपने प्रयोग में दिखाया कि जब किसी कुंडली के पास चुंबकीय क्षेत्र को बदला जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पे हमारा ये जो कुंडली है, जो क्वाइल है, कुंडली मतलब क्वाइल जो है, वहां पे देखिए अभी जो है वो क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो हमारा इसमें प्रवेश नहीं कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे कोई करंट नहीं है। लेकिन जब हम इस बार मैग्नेट को घसका करके आगे ले जाते हैं तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इस कुंडलित तार से, इस क्वाइल से क्रॉस करने लगता है, जिसके चलते इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होने लगता है और इसमें करंट का प्रवाह चालू हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे हम इसको इधर लेके जाते हैं तो इसमें से करंट का प्रवाह जो होता है वो आपका उल्टी दिशा में होने लगता है और ये धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि चुंबक से बिजली बनाना जो था उसका खोज जो किया था वो माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, 1820 यानी कि इसी वर्ष हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने खोजा था कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, यानी बिजली से चुंबक बनाने का खोज जो था वो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किया था 1820 में। क्लियर है? कौन सा प्रकार्यात्मक समूह ध्रुवीय है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आवेश का एक असमान वितरण होता है? यानी कि ध्रुवीय हमसे पूछा है। तो ध्रुवीय जो होता है वो हमारा अल्कोहल में होता है। इसमें होता है अल्कोहल में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अल्कोहल समूह में हाइड्रोक्सिल कार्यात्मक समूह OH होता है। इसमें अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजन बंध बनाता है। ठीक है, बोलता है क्या कि ऑक्सीजन के पास हमारा विद्युत ऋणात्मक है और हाइड्रोजन के पास जो है हमारा वो धनात्मक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दोनों सहसंयोजक बंध बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक खींचता है, ठीक, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश बन जाता है। आवेश के इस असममित वितरण के कारण ही यह अत्यधिक ध्रुवीय हो जाता है। हाई पोलर मतलब कि एक तरफ खींचना। ठीक है, कोवैलेंट होने के बावजूद भी ये क्या होता है आपका, इसमें पोलैरिटी होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके चलते कोवैलेंट ना होकर के क्या होते हैं हमारे आयनिक के जैसे बिहेव करते हैं। ऑक्सीजन पे हमारा माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे हमारा प्लस चार्ज आ जाता है, और ये होता है हमारे अल्कोहल में। लवण के एकल इकाई के एक सूत्र में मौजूद जल के अणुओं की नियत संख्या को किस रूप में जाना जाता है? और कोई लवण है हमारा और उसमें जल जो है हमारा वो एक नियत संख्या में मौजूद है, तो इसको हम किस रूप में जानते हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्या? क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लवण के एक सूत्र इकाई में रासायनिक रूप से जुड़े जल के अणुओं की निश्चित संख्या या नियत संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। यह जल लवण को क्रिस्टल संरचना के भौतिक गुणों जैसे कि रंग और आकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ऐसे लवणों को हम जल योजित जल लवण कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जल होते हैं। जैसे हम बात करें कॉपर सल्फेट पेटाहाइड्रेट की, इसका सूत्र होता है क्या? CuSO4.5H2O। इसका कहने का मतलब है कि इसमें हमारे जल के जो है वो 5 अणु है। ठीक है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है हमारा वो नीला हो जाता है। लेकिन जब इसी को हम गर्म करते हैं तो यह अपना जल का अणु खो देता है और हमारे पास केवल बच जाता है CuSO4। क्लियर है? इस CuSO4 के चलते क्या होता है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट पहले नीला था वो अब हमारा सफेद कलर का हो जाता है।
विलेब्रोई स्नेल का कौन सा नियम विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है? यानी कि स्नेल का नियम पूछा जाए तो स्नेल का नियम कहाँ होता है हमारा? अपवर्तन के नियम में, ऑप्शन नंबर बी। और इसी को हम बोलते हैं क्या? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। डच गणितज्ञ और खगोल शास्त्री विलेबॉर्ड स्नेल ने 1621 में अपवर्तन का नियम प्रतिपादित किया था, जिसे आमतौर पर स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें हम तो गति का नियम जो था वो न्यूटन ने दिया था, और विद्युत अपघटन का नियम जो है वो माइकल फैराडे ने दिया था। 1856 में कार्बन डाइसल्फाइड की वाष्प को रक्त, तप्त तांबे और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मीथेन का निर्माण किसने किया था? कार्बन डाइसल्फाइड के तप्त तांबे और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मीथेन गैस का निर्माण जो था वो किसने किया था? वो किया था आपका मार्सेलिन बर्थेलॉट ने। ऑप्शन बी मार्सेलिन बर्थेलॉट। बाकी ऑप्शन की बात करें हम, हेनिंग ब्रैड कौन था? तो जिन्होंने 1669 में मानव मूत्र में फास्फोरस तत्व की खोज की थी। मानव मूत्र में फास्फोरस तत्व की खोज की थी एंटोनी लेवेजियर। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था और दहन में ऑक्सीजन की भूमिका को स्पष्ट किया था। जॉन डाल्टन क्या थे? तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। मानक वर्षा मापी एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें किस आकृति का एक संग्राहक होता है जो एक मापने वाली नली में जुड़ा होता है, जिसका उपयोग किसी निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। यानी जब हम वर्षा नापते हैं तो वर्षा को हम कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट जो होता है उसकी आकृति पूछी जाएगी कि वो कैसी होती है, तो वो आपकी जो होती है फनल शेप की होती है, कीप के जैसी होती है। कैसी होती है? कीप के जैसी होती है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा जो आकृति है वो कैसा है? कीप के जैसा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कीप शेप आकृति है, फनल आकृति है। जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता तथा उसका तली पर जमा होना। क्या पूछा जा रहा है? तली पर जमा होना जहां वे अवांछनीय होते हैं, किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है? जब जमा हो रहा है तो इसका मतलब कि सेडिमेंशन होगा, यानी कि गादन होगा, यानी कि सिल्टेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको हम और बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसका हिंदी में नाम होता है अवक्षेपण। तो ये भी अगर होता तो ये भी आपका सही होता। ठीक है, लेकिन प्रदूषण का नाम दिया है तो गादन जो है वो प्रदूषण होता है। रासायनिक सूत्र CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH कौन सा एल्काइन मीठी गंध वाली रंगहीन द्रवीकृत गैस के रूप में दिखाई जाती है? ट्रिपल बॉन्ड है आपका, तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है? ठीक है, एल्काइन में होता है। सारा का सारा आपका एल्काइन है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ये आपका होता एल्केन का, डबल बॉन्ड होता तो ये आपका होता एल्कीन का, और ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो नाम में हम क्या रखेंगे? एल्काइन। सब में एल्काइन है इसलिए उसे छाट नहीं पाएंगे। और अगर हम बात करें, देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1, 2 और 3। तो 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं हम? प्रोपेन। और ये एल्काइन समूह का तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोपाइन। यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्रोपाइन। और प्रोपाइन से मिलता जुलता एक ही है, इसलिए हम नाम दे देंगे इसका क्या? 1 प्रोपाइन। क्लियर है? अगर 1 ब्यूटाइन की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, 4 कार्बन हम इधर ही जोड़ देंगे। ट्रिपल बॉन्ड के इस साइड हमारे पास क्या है? CH है ना। तो बाकी कार्बन हम कहा जोड़ देंगे? LHS में जोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ पे CH3 CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास CH जो होगा वो ब्यूटाइन होगा। हेक्साइन में कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा कितना? CH3 और CH2 जो है वो हमारे पास 3 बार होगा C, और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास CH है। एथाइन जो है, एथाइन में 2 कार्बन होते हैं तो ये हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसी को हम एथाइन को ही हम बोलते हैं एसिटिलीन गैस। क्या बोलते हैं हम? एसिटिलीन गैस, एथाइन को ही बोलते हैं। तत्व, यौगिक और समांगी मिश्रण के क्रमानुसार एक के बाद एक रखते हुए पदार्थों का सही क्रम का चयन कीजिए। यानी कि कौन सा तत्व जो है वो कौन सा इनमें से पहले तत्व है, फिर यौगिक है और तब हमारा समांगी मिश्रण है। ठीक है,
अगर हम इसमें बात करें, पारा और लोहा ये दोनों के दोनों तत्व हैं। लवण और लौ, लवण जो है वो तत्व नहीं है, लौ जो है तत्व है, मिथेन जो है वो यौगिक है, समुद्री जल जो हमारा है वो समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, CH4 हमारा यौगिक कैसे है, क्योंकि ये हमारा जो बना होता है इसका फॉर्मूला होता है CH4। अगर हम इसमें सी और एच के परमाणुओं की बात करें तो निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सी जो है 1 है और हाइड्रोजन जो है वो 4 है, यानी 1:4 में ये जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा ये यौगिक है। समांगी समुद्री जल जो समांगी कैसे है, क्योंकि समुद्री जल की बात करें हम तो इसमें हम अगर समुद्र का कोई भी ड्रॉप उठा ले, ठीक है, कोई भी पूरी समुद्र में से कोई भी ड्रॉप उठा ले तो वो हमारा एक जैसा नमकीन लगेगा लगेगा। इसका मतलब कि उसमें जो घुले हुए नमक हैं और जो लवण है वो सारे समुद्र में, सारे पानी में एक जैसे हैं, उनका संगठन जो है वो एक जैसा है, इसलिए हमारे क्या कहलाएंगे, समांगी मिश्रण कहलाएंगे। अगर हम यहाँ दूध की बात करें तो दूध हमारा जो होता है वो विसमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है हमारा ये दूध, विसमांगी मिश्रण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा 4 कार्बन परमाणु से बना एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन है। ठीक है, पहला बात तो ये एल्केन है और दूसरा केस क्या है हमारे पास, सीधी श्रृंखला वाला, जिसे आमतौर पर ईंधन और एरोसोल प्रतिरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ईंधन में तो आपको पता है कि ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन इशारा दिया हुआ है। अब बोलता है हमारे पास क्या कि एल्केन है तो ब्यूटेन सब में है, तो कोई ऑप्शन हटेगा नहीं, बोला सीधी श्रृंखला वाला है, तो सीधी श्रृंखला वाला हमारे पास होता है कौन सा, ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी। आइसोब्यूटेन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो शाखित श्रृंखला होती है, सीधी श्रृंखला नहीं होती है, ये हमारे पास शाखित श्रृंखला होती है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ये भी शाखित है और 2 मेथिल ब्यूटेन ये भी हमारा शाखित है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें, जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने पाया कि तरल ब्रोमीन के गुण किस गैस और ठोस आयोडीन के गुण के बीच आते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आप निकाल सकते हैं कि ब्रोमीन का गुण जो है, यानी ब्रोमीन जो है पीरियोडिक टेबल में किसके किसके बीच आता है, ये हमसे केवल पूछा गया है। तो ब्रोमीन जो होता है आपका क्लोरीन और आयोडीन के बीच में आता है। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो ब्रोमीन जो हमारा है वो क्लोरीन और आयोडीन के बीच में आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है 17वां हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन ग्रुप है। 18वां जो हमारा है वो नोबल गैस का है, निष्क्रिय गैसों का समूह है। तो हम हाइड्रोजन ग्रुप की बात करें तो उसका पहला तो जो होता है वो फ्लोरीन होता है, दूसरा क्लोरीन होता है, तीसरा ब्रोमीन होता है, चौथा आयोडीन होता है, पांचवा जो होता है एस्टेटिन होता है और चौथा जो लास्ट का वो टेनेसिन होता है। क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस याद होने चाहिए, कम से कम इनके हाइड्रोजन ग्रुप के और ये जो आपके नोबेल गैस हैं उनके सीक्वेंस जो होते हैं वो याद होने चाहिए, इसी तरह ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो संतुलित का मतलब होता है क्या कि हमारे जितने भी तत्व हैं वो सब के सब हमारे इक्वल होने चाहिए, ये हमसे पूछा गया। तो अगर हम मिला ले, जैसे देखिए यहाँ पे किसको मिला ले, कौन हमारे पास सबसे कम है, अगर हम हाइड्रोजन को मिला लेते हैं, हाइड्रोजन एक ही जगह है ना, देखिए हाइड्रोजन यहाँ 10 है और यहाँ 2, कितना हो गया 20 हो गया ना। और यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारे पास 20 है। ठीक है, चलिए कार्बन कितने हमारे पास, 4 दूनी 8, यहाँ पे कार्बन बात करें तो ये भी हमारे पास 8 है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 24, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 8 दूनी 16 और 10 ऑक्सीजन यहाँ पे है यानी कि 26, यहाँ ऑक्सीजन 24 था, यहाँ 26 था, ये आपका सही नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे 2 और 3 4, 8 हो गया, 8 हमारे पास है कार्बन, सही है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 दूनी 20 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 20। कार्बन ऑक्सीजन की बात करें हम तो 2 गुने 8 16 और 10 26, कितने हमारे पास ऑक्सीजन 26 है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने हमारे पास 26 है, यानी कि सारे के सारे मैच कर गए, तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यूरिया में मौजूद होता है। तो यूरिया का अगर हमको सूत्र याद है तो हम इसका पता लगा लेंगे कौन कौन मौजूद है। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है आपके पास NH2CO ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं CH4N2O, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा फेमस वाला है, आपको याद करने में आसानी होगा। NH2CONH2, तो क्या क्या इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो
नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस रूसी रसायनज्ञ की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कौन सा, किसका आवर्त सारणी जो है वो पेपर में छपा था? ये छपा था आपका मेंडलीफ का, ऑप्शन नंबर सी। किसका? मेंडलीफ का। मेंडलीफ ने जो था वो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, इसमें परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित किया था, यानी इनका पीरियोडिक टेबल जो था उसमें तत्वों को इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के रूप में लिखा था। ठीक है। अगर हम हेनरी वोसले की बात करें, हेनरी वोसले जो थे इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था और इन्होंने 1913 में आधुनिक आवर्त का नियम दिया था। आधुनिक आवर्त का नियम दिया था। ठीक है। अगर हम जोहान वोल्फ्सगैंग डोबेनियर की बात करें तो इन्होंने त्रिक नियम की खोज की थी। ठीक है। किसकी खोज की थी? जो त्रिक नियम है उसकी खोज इन्होंने की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है? उष्मागतिकी का ये कौन सा नियम था? ये जो था आपका वो प्रथम नियम था, ऑप्शन नंबर डी प्रथम नियम। अगर हम उष्मागतिकी की बात करें तो उष्मा कार्य और तापमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को यह दर्शाता है उष्मागतिकी के नियम, और इसके टोटल 4 नियम थे। ठीक है। पहले वाले को बोलते थे सुनवा नियम, फिर दूसरा नियम, ठीक है, सुनवा नियम, फिर प्रथम नियम, उसके बाद दूसरा नियम और उसके बाद तीसरा नियम। ठीक है। सुनवा नियम क्या कहता था कि यदि दो अलग अलग निकाय बॉडी है जो ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय समयावस्था में यानी इक्विलिब्रियम में है तो ये आपस में भी तापीय समयावस्था में होंगे। जैसे कहना था ए और बी जो है वो इक्विलिब्रियम में, जैसे इसका तापमान 10 डिग्री है, इसका भी तापमान 10 डिग्री है, और फिर देखते हैं हम सी और बी जो है ये भी साम्यावस्था में, यानी इसका 10 है तो इसका भी 10 है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए का तापमान जो होगा वो 10 होगा और सी का तापमान भी हमारे पास 10 होगा। ये तो सिंपल मैथ का रूल हो गया। ठीक है। और इसी नियम के आधार पर जो होता है हमारा वो थर्मामीटर काम करता है। अगर हम प्रथम नियम की बात करें तो जो हमारा आंसर था कि ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे ही हम बात करें जो ऊष्मा है वो हमारा कुछ कार्य कर रहा है तो ऊष्मा को हम क्या कर रहे हैं, बदल लिए कार्य में हम इसका यूज कर लिए। दूसरे नियम की बात करें हम तो ऊष्मा कभी भी अपने आप कम तापमान वाली ठंडी से अधिक तापमान वाली गर्म की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। ऊष्मा जब भी प्रवाहित होता है तो गर्म से कहां होता है, ठंडा की ओर होता है, ठंडा से गर्म की ओर नहीं हो सकता है। ऐसा करने के लिए बाहरी कार्य जैसे कि रेफ्रिजरेटर या कंप्रेसर की आवश्यकता होती है। अगर हमको गर्म से ठंडा करना है तो हम या तो रेफ्रिजरेटर या कंप्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है। तो तीसरा नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ का तापमान परम शून्य की ओर बढ़ता है तो उनकी एंट्रोपी जो होती है वो घटकर शून्य हो जाती है। एंट्रोपी मतलब क्या होता है, अव्यवहारिकता। अव्यवहारिकता मतलब वो उथल पुथल। अगर हमारा जैसे तापमान बढ़ता जाएगा तो इनके जो अणु है वो देखिए धीरे धीरे क्या होंगे, वो स्टेबल होते जाएंगे। ठीक है। और ये जो परम शून्य तापमान जो है वो हमको प्राप्त करना जो है लगभग इम्पॉसिबल है। हम इस परम शून्य तापमान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आइडल कंडीशन है कि अगर परम शून्य तापमान हो जाता है जो कि हमारा 0 केल्विन यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस है तो उस पदार्थ के अणु जो होते हैं वो बिल्कुल ही स्थिर हो जाएंगे। खट्टे फलों के छिलकों में पाया जाने वाला कौन सा रसायन पेय पदार्थों और च्युइंगम में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में उपयोग किया जाता है? खट्टे पदार्थ के छिलका में जो कौन सा तत्व तो पाया जाता है जिसके चलते उनको च्युइंगम में यूज किया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है लिमोनिन, ऑप्शन नंबर डी लिमोनिन। बाकी ऑप्शंस की बात करें हम, एथिल वेनिलीन ये क्या होता है? तो ये प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाला कृत्रिम यौगिक है जिसका उपयोग आइसक्रीम, चॉकलेट और बेकरी उत्पादों में तीव्र वैनिला सुगंध और स्वाद देने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो वैनिला आइसक्रीम होता है उसमें जो होता है एथिल वेनिलीन ही
यूज किया जाता है। मेथॉन क्या होता है? तो यह प्राकृतिक रूप से पुदीने के तेल में पाया जाने वाला रसायन है जो पुदीने जैसी खुशबू देता है। नेक्स्ट हम बात करें अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग जो था वो 1911 में किया था? तो ये किया था आपका गोल्ड फॉयल प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अपने सहयोगियों हंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडन के साथ मिलकर प्रसिद्ध गोल्ड फॉयल प्रयोग, जिसको हम अल्फा किरण प्रयोग भी कहते हैं, वो किया था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने की बहुत पतली पन्नी पर तेज गति से चलने वाले अल्फा कणों की बौछार की थी। ठीक है, इसके परिणाम से पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खाली होता है और उसके केंद्र में एक अत्यंत छोटा ठोस और घनावेशी भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। इसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल भी प्रस्तुत किया था। डबल स्लिट प्रयोग की बात करें हम, तो यह प्रयोग मूल रूप से 1801 में थॉमस यंग द्वारा प्रकाश की तरंग गति को साबित करने के लिए किया गया था। ठीक है, डबल स्लिट प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो प्रकाश की तरंग गति को साबित करने के लिए। प्लम पुडिंग मॉडल, तो यह जे थॉमसन द्वारा 1904 में दिया गया था और यह परमाणु का एक मॉडल था जिसे रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल प्रयोग से गलत साबित कर दिया था, इस प्लम पुडिंग मॉडल को। ऑयल ड्रॉप प्रयोग क्या है? यह प्रयोग 1909 में रॉबर्ट मिलिकन और हार्वे फ्लेचर द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद विद्युत आवेश को सटीक रूप से मापने के लिए किया गया था। ऑयल ड्रॉप प्रयोग। समूह 17 में किस तत्व को उसका नाम घुटन भरी गैस वाली पीली हरी संघन गैस के कारण मिला है? तो हमने बताया समूह 17 जो है किसका है? वो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजनों का समूह है। तो इसमें से किस गैस को, किस तत्व को घुटन भरी गंध वाली पीली सघन गैस होने का कारण मिला है? ठीक है, तो ये जो आपका है वो है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन और हीलियम जो है वो आपके हमने बताया था 18वें समूह, जिनको हम निष्क्रिय गैस, नोबल गैस कहते हैं, उसके ये तत्व हैं। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में सर्वोत्तम रूप से जाना जाता है? द्विविस्थापन क्या होता है? कि दोनों तत्व बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए AB हमारे पास कोई तत्व है और यहाँ पे CD तत्व है, तो रिएक्शन करने के बाद बनेगा क्या? AC और प्लस में BD, यानी कि दोनों के तत्व बदल जाएंगे। तो फेरस कॉपर सल्फेट से, तो फेरस रिएक्शन किया SO4 से, तो FeSO4 बना, और C किससे किया है? नहीं किया है, तो ये नहीं होगा। MnO2 4HCl ये नहीं है, HNO3 ये भी नहीं है। यहाँ देखिए अगर हम Na2SO4 और BaCl2, तो यहाँ से Ba जो है वो SO4 से रिएक्शन किया है और Na2 जो है वो किससे रिएक्शन किया है? Cl से रिएक्शन किया है। तो ये हमारा जो है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, हम यहाँ देखिए ऑप्शन बी में, तो Mn जो है किससे रिएक्शन किया है? Cl से। ठीक है, और HCl जो है एक जगह और बच गया है। ठीक है, तो ये भी आपका विस्थापन नहीं है, कोई नया तत्व तो नहीं बनेगा, बस केवल क्या होता है द्विविस्थापन में दोनों तत्व के अपना जगह बदल लेते हैं, कोई नया तत्व नहीं बनता है। ठीक है, तो इससे हमारे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन इधर कहीं था नहीं। ठीक है, जल की बात करें, जल इधर कहीं था नहीं। अरे बस समय क्वथन और वाष्पीकरण क्रमशः कैसी परिघटनाएं हैं? कैसी जो है वो घटना है? तो क्वथन और जो वाष्पीकरण है, क्वथन जो होता है आपका वो सतही होता है। एक सेकंड, क्वथन जो आपका होता है वो स्थूल होता है और वाष्पीकरण जो होता है वो सतही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वथन एक जो होता है वो स्थूल परिघटना है। जब कोई द्रव उबलता है तो केवल उसकी ऊपरी सतह ही नहीं बल्कि पूरे द्रव के कणों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और पूरा द्रव एक साथ वाष्प अवस्था में बदलने लगता है। जब हम किसी द्रव को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे ऐसा नहीं कि केवल एक पार्ट गर्म होगा या एक अणु गर्म होगा, वो पूरा पूरा द्रव गर्म होता है। इसलिए एक ऐसा अभिक्रिया स्थूल अभिक्रिया जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बल्क। ठीक है, लेकिन वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण होता है वो सतही होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास अगर सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो ये जो सूर्य की किरणें हैं इस सतह के जो ऊपरी जो अणु है इसको ये वाष्पीकृत करेगी। ये वाष्पीकृत करके हवा में चले जाएंगे तो उसके बाद नीचे वाले जो सतह है वो आपका वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपका जो है वो सतही परिघटना कहलाती है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पट्टी अम्ल और रेचक का एक सामान्य घटक है जिसे लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित का मिलान कर, इसमें से हमें मिलान करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अगर हम बात करें विरंजक चूर्ण का, तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारे पास CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो विरंजक चूर्ण जो है, अगर हम इसको जो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा मिलता है क्या? CaOCl2 प्लस H2O, ये मिलेगा। तो ए का जो ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा, क्लोरीन गैस और शुष्क बुझा हुआ चूना। जब विरंजक चूर्ण को हम क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराएंगे तो हमको शुष्क बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, यानी ए का थर्ड जो है वो सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, बाकी हम देख लेते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है वो आपका अम्ल क्षार अभिक्रिया है। कैसे? तो बेकिंग पाउडर बोला है, बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि हम बेकिंग सोडा को, जैसे NaHCO3, ठीक है, ये हमारा क्या है? बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं कि टार्टरिक अम्ल, कौन सा? टार्टरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? CO2 गैस बनता है और इसका पानी उड़ करके वो पाउडर के रूप में बच जाता है। तो ये हमारा जो है वो क्षार है और टार्टरिक अम्ल जो है वो अम्ल है। तो ये हमारा बेकिंग सोडा जो है वो अम्ल क्षार अभिक्रिया है। क्लियर है? अगर वॉशिंग पाउडर की बात करें तो वॉशिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा को गर्म करना और फिर परिणामी उत्पाद को पूरा क्रिस्टलीकरण करना। तो वॉशिंग पाउडर भी ऐसा ही है। बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, NaHCO3, इसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने पे हमारा जो बनेगा वो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे? क्रिस्टलीकरण करेंगे और क्रिस्टलीकरण करने के बाद ये हमारा जो होगा वॉशिंग सोडा वो बन जाएगा। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो जिप्सम को गर्म करने पे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। कौन सा नियम कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ चरघातीय रूप में बढ़ती है? ये आपका किसने कहा था? ठीक है, ये आपका कहा था केपलर ने, और ये केपलर का जो था वो तृतीय नियम था। कौन सा था? केपलर का तृतीय नियम। केपलर के ग्रहीय गति के नियम की बात करें हम, तो केपलर ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, और इसमें जो कोपर्निकस की गोल कक्षा वाली जो गलती थी उसको सुधारा और उसकी जगह पे 3 नियम दिया था। ठीक है, जो कोपर्निकस था उसका कहना था कि सूर्य के जो चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं वो हमारे जो गोल कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन केपलर ने बोला कि नहीं, ये जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ये चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? और सूर्य जो होता है वो दीर्घवृत्त के फोकस पर स्थित होता है। अगर दीर्घवृत्त की बात करें उसमें 2 फोकस होते हैं, तो सूर्य जो होता है इस दीर्घवृत्त के 2 फोकस पे स्थित होता है, और जो ग्रहों के द्वारा एक कक्षा बनता है वो हमेशा आपका अंडाकार होता है। क्लियर है? दूसरा नियम कहता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अगर ये सूर्य ये ग्रह है तो इससे मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ग्रह था और किसी समय बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, तो बोलता है कि अगर अंतराल समान है तो क्षेत्रफल हमारा समान होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब हो गया कि जब ग्रह हमारा सूर्य से दूर होगा, ठीक है, तो उसकी जो गति होगी वो धीमी होगी, और जब सूर्य के नजदीक होगा तो उसकी गति जो होगी वो तेज होगी। इसीलिए तभी तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, धीमी है तो वो कम दूरी तय करे यहाँ पे, लेकिन ये दूरी ज्यादा होने के चलते इसका क्षेत्रफल जो होगा वो बढ़ जाएगा, और ये तेज दूरी तय करेगी तभी तो ये ज्यादा स्पेस लेगा और इसका क्षेत्रफल जो हमारा होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा नियम कहता है क्या? कि किसी ग्रह की परिक्रमा काल का वर्ग यानी कि टी स्क्वायर जो होता है उसकी कक्षा के औसत त्रिज्या के घन यानी R3 के ये समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगेगा। ठीक है, अगर हम
संबंध पूछा जाए तो टी स्क्वायर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। ये तो हम जानते हैं कि ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा उसको उसकी परिक्रमा करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कितना समय लगेगा, किस अनुपात में लगेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। टी स्क्वायर जो होगा वो समानुपाती होगा आर क्यू के, यानी कि जो समय लगेगा उसका स्क्वायर उसकी त्रिज्या के क्यू के बराबर होगा। ये आपका जो परिक्रमा काल है वो दिया गया है। बुध का परिक्रमा काल 88 दिन होता है, शुक्र का 225 दिन, पृथ्वी का 365 दिन, मंगल का 687 दिन, बृहस्पति का 11.86 वर्ष और शनि का जो होता है 19.46 वर्ष होता है। क्लियर है? तो कोपर्निकस जो था वो कोपर्निकस ने सबसे पहले सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था, और जो मैंने बताया उस सिद्धांत में उसने कहा था कि जो सूर्य है उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाती है वो द्वितीय कक्षा में चक्कर लगाती है। अगर हम हबल के नियम की बात करें, यह खगोल विज्ञान का नियम है जो बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और हमसे दूर जा रही आकाश गंगाओं का वेग उनकी दूरी के समानुपाती होता है। यानी कि जितनी दूर कोई आकाश गंगा है उसका वेग जो होगा उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा आकाश गंगाओं का वेग जो होता है वो समानुपाती होता है किसका, दूरी का। ये हबल का नियम है। ठीक है, यानी कि आकाश गंगा ब्रह्मांड में जितनी दूर चलती जाएगी वो उतना ही तेज आगे की बढ़ती जाएगी। ड्रेक समीकरण नियम, इसका उपयोग हमारी आकाश गंगा में सक्रिय संवाद करने में सक्षम पारलौकिक सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि एलियन को पता लगाने के लिए, एलियन की संख्या का पता लगाने के लिए ड्रेक समीकरण का उपयोग किया जाता है। तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले क्रिस्टल जैसे सफेद यौगिक का नाम बताइए जिसे उधर्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये किया जाता है आपका कपूर को, ऑप्शन नंबर सी। धातु का इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? तो इनेमल का जो निर्माण करता है या इनेमल है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसके सूत्र की बात करते हैं, ये हमारा होता है Ca10PO4 6 और OH होल ट्वाइस। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का सूत्र है। स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमने अभी पीछे देखा था कि शुद्ध करने के लिए किसका पढ़ेंगे हम, तो विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका खमीर का। ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए, केक को स्पंजी बनाने के लिए हम लोग खमीर का यूज करते हैं। कभी कभी इस खमीर की जगह पे आपको ईस्ट भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसमें कौन सही है? तो सिट्रिक अम्ल की बात करें हम, तो सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? नींबू, मौसमी और संतरा में, यानी ए जो है आपका वो थर्ड है। ए का थर्ड आपके पास दो ऑप्शन में है। नेक्स्ट आपका बुझा हुआ चूना, हमने भी देखा था, इसका नाम क्या होता है? CaOCl2, यानी बी का 4, बी का 4, एक सेकंड, CaO बुझा हुआ चूना, सॉरी ये तो विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण आपका होता है CaOCl, यानी डी का जो है 4, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास है वो सही है। नमक जो होता है NaCl और बुझा हुआ चूना जो है आपका वो क्षारीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो ये आज का हमारा जो वीडियो था जिसमें हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।